एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर वाला एस्पिरेंट। दोस्तों, आज हम हिंदी के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समास की क्लास लाए हैं और आपको पता है यूपीएसआई का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है, तो ये आपके लिए क्विक रिवीजन वाली क्लास है। इसमें आपको समास के सारे टाइप देखने को मिलेंगे और उनसे जुड़ी ट्रिक भी आपको देखने को मिलेंगी और कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो सब एग्ज़ाम में आते हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन आता है कि समास क्या है। तो समास क्या होता है, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जब एक नया शब्द बन जाता है और उनके बीच की जो विभक्ति होती है जैसे का, को, से, वो हट जाता है। यानी समास का अर्थ होता है संक्षेप में कोई बड़ी जो आपका अर्थ है उसको समेट के हम जब छोटे शब्द में कर देते हैं तो उसी को हम समास कहते हैं। तो आगे समास में शब्द क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल के लिए राजा का पुत्र। अब राजा का पुत्र है उसको हमने संक्षेप में क्या लिख दिया, राजपुत्र। तो ये हमारा समास का एक एग्जाम्पल है। तो आगे हम डिस्कस करते हैं समास के प्रकार। तो सभी को पता है समास के कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार। हम एक एक करके हम सभी समास को जल्दी से देख लेते हैं क्योंकि आपकी ये रिवीजन वाली क्लास है। तो सबसे पहले आता है आपका तत्पुरुष समास। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर सवाल इसके तत्पुरुष समास से ही आते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब दो शब्दों के बीच का, की, के, सो, को, के लिए ये जो कारक विभक्ति है ना, इनमें आदि में छिपा हो तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। मतलब कोई भी अर्थ है ना, कोई भी शब्द है उनके बीच का, की, के, सो ये कारक विभक्ति हैं वो हट जाती हैं। ठीक है, जैसे राजा का पुत्र है तो हमारा क्या हो गया, राजपुत्र। ग्राम का वासी तो हमारा क्या हो गया, ग्रामवासी। तो ये हमारा क्या हो गया, तत्पुरुष समास। इसकी पहचान की ट्रिक यही है कि अगर विग्रह करने पर का, की, के, से, को आए तो वहाँ पे हमारा कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास होता है। अब यहाँ पे तत्पुरुष समास के भेद भी पूछे जाते हैं, अलग से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बताओ कौन सा तत्पुरुष समास है ना। तो इसके 6 भेद होते हैं जो कारक पर आधारित होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कर्म तत्पुरुष। इसमें को विभक्ति का लोप हो जाता है। ठीक है, जैसे राम को प्रिय तो हमारा क्या हो गया, राम प्रिय। तो इसका मतलब क्या होगा कि को विभक्ति इसमें क्या हो गई, लोप हो गई, यानी कि वो हट गई। ऐसे ही यश प्राप्त यानी यश को प्राप्त। ग्रामगत बराबर क्या हो गया, ग्राम को गया हुआ। तो यानी इन सब में क्या हो गई, को ये विभक्ति हट रही है। तो यहाँ पे जब भी आपको को वाला मिल जाए ना तो समझ लो वहाँ पे आप कर्म तत्पुरुष होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका करण तत्पुरुष। इसमें क्या होता है, शे और के द्वारा ये दोनों विभक्ति हैं कारक की हट जाती हैं। जैसे हाथ से लिखा तो हो गया हस्तलिखित। और जो मैं ये एग्जाम्पल लेकर आई हूँ ना ये भी आपके एग्जाम में आए हुए हैं, तो इम्पोर्टेंट ही लाई हुई हूँ। तो हाथ से लिखा हस्तलिखित बहुत आता है। ठीक है, मन चाहा, मन से चाहा। तुलसी कृत यानी तुलसी के द्वारा कृत। तो से और के द्वारा ये दोनों आपकी करण तत्पुरुष में आती हैं विभक्ति। अब नेक्स्ट है आपका संबंध तत्पुरुष। जैसा कि इसका नाम है तो इसकी विभक्ति क्या होता है, का, की, के। राजा का पुत्र क्या हो गया, राजपुत्र। तो है ना, राजा का पुत्र, इसमें का विभक्ति का लोप हो गया। ठीक है, देश रक्षा यानी देश की रक्षा। तो ये भी हमारा कौन सा है, तत्पुरुष समास है। कौन सा तत्पुरुष समास है, कौन सा है बताओ, संबंध है ना। आगे है अधिकरण तत्पुरुष। इसमें में और पर ये दोनों विभक्ति का लोप हो जाता है यानी हट जाती हैं। जैसे गृह में प्रवेश बराबर गृह प्रवेश। पुरुषोत्तम यानी पुरुषों में उत्तम। घुड़सवार यानी घोड़े पर सवार, यानी में पर जहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका संप्रदान तत्पुरुष। इसके लिए क्या होता है, के लिए यानी हम किसी के लिए दान कर रहे हैं, जैसे गुरु दक्षिणा यानी गुरु के लिए दक्षिणा। यहाँ पे दान की बात आ जाती है। रसोई घर यानी किसी के लिए, रसोई घर किसके लिए होता है, तो रसोई के लिए घर, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रसोई घर। ठीक है, ये हमारा संप्रदान तत्पुरुष। इसमें आपने बहुत कन्फ्यूज़न भी हो जाती है। संप्रदान तत्पुरुष में तो कन्फ्यूज़न नहीं होना है, केवल ये देख लेना है के लिए जहाँ पे आएगा वहाँ संप्रदान तत्पुरुष होगा। अपादान तत्पुरुष, यहाँ पे अलग होने का भाव होगा। जहाँ पे भी एक वस्तु दूसरे से अलग हो जाएगी वहाँ अपादान तत्पुरुष होता है। जैसे ऋण से मुक्त, वो ऋण से मुक्त हो गया तो अलग हुआ। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, पथ से वो भ्रष्ट हो गया, यानी अलग होने का भाव दिखाया जा रहा है। ऋण मुक्त है ना, ऋण से मुक्त। तो ये हमारे क्या हो गए, अपादान तत्पुरुष हो गए। तो अपादान तत्पुरुष में से का ही भाव होता है लेकिन अलग होने का भाव दिखाता है। और से हमारा एक और मैंने बताया था
आपका करण में, है ना। करण तत्पुरुष में भी आपके से विभक्ति होती है, लेकिन यहाँ पे जुड़ने की भाव आता है, और यहाँ पे क्या होता है, अपादान में अलग करने का भाव आता है। ठीक है, समझ गए ना आप सभी लोग। अगला है नेक्स्ट आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट बहुव्रीहि समास। बहुत पूछा जाता है, बहुत बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं इसमें। जब समास का अर्थ किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु पर जाए तो वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। यानी सीधा सा मतलब है किसी दूसरे यानी तीसरे व्यक्ति की बात की जाए तो वहाँ पर क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है। जैसे धनवान, धनवान किसकी बात हो रही, जिसके पास धन है, यानी किसी और व्यक्ति की बात हो रही है। नीलकंठ, जिसका कंठ नीला है। ठीक है, अलग की भाव हो रही है। तो यह पहचान ट्रिक क्या है इसकी, विग्रह करने पर जिसका, जिसके, जिसकी आए और अर्थ क्या हो, बाहर जाए, तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, बहुव्रीहि समास। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें बताओ कौन सा पद प्रधान है। तो इसमें बहुव्रीहि समाज में दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, ना ही पूर्व पद ना उत्तर प्रधान, और तत्पुरुष समास में आपका दूसरा पद प्रधान होता है। तो ये बात आप ध्यान में रख लें। और अगर एक और बात, आपका बहुव्रीहि समास और द्विगु समास, इन दोनों में नहीं है, बहुत सारी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है और बच्चे पेपर में फंस जाते हैं। तो आप एक बात का ध्यान रखिए कि जिसमें पहला जो पद होता है वो संख्या का होता है, तो वहाँ पे आपका द्विगु हो जाता है। जैसे अगर अर्थ निकले चार भुजाएं का, तो वहाँ द्विगु है। अगर अर्थ निकले कि जिसके चार भुजाएं, यानी दूसरे किसी की बात हो रही है जिसके चार भुजाएं, तो वहाँ बहुव्रीहि हो जाएगा। ठीक है, बहुव्रीहि के और एग्जाम्पल देख लेते हैं। पीताम्बर, जिसका अंबर पीला है। लंबोदर, जिसका उदर लंबा है ना। त्रिनेत्र, जिसके तीन नेत्र हैं। तो ये क्या हो गए, आपके बहुव्रीहि के हैं। ठीक है, अगला है आपका द्विंद समास। द्विंद समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी अपना अपना महत्व होता है दोनों का, माता पिता। और इसकी एक पहचान ये है कि इनमें और लगा होता है बीच में। ठीक है, और की विभक्ति आती है। जब दोनों शब्द समान महत्व रखते हैं और उनके बीच और लगे, तो वहाँ हमारा द्वंद्व समास होता है। जैसे सुख दुख, तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, सुख और दुख लिख सकते हैं। राम लक्ष्मण, तो राम और लक्ष्मण लिख सकते हैं, यानी दोनों की बराबर महत्वता होती है, तो वहाँ आपका द्वंद्व समास होता है। कर्मधारय समास, जैसे हमारा नीला कमल, तो क्या हो गया, नील कमल। जब विशेषण प्लस संज्ञा मिलकर एक शब्द बनाते हैं, वहाँ कर्मधारय समास होता है। यानी जो उत्तर पद होता है उसके आगे क्या होता है, विशेषण लगा होता है, उसी से हमारी पहचान हो जाती है। जैसे महान पुरुष बराबर क्या हो गया, महापुरुष, है ना। पहला शब्द क्या होता है, विशेषण, ये इसकी पहचान होती है। अगला है अव्ययीभाव समास। तो अव्ययीभाव समास में क्या होता है दोस्तों, कि इसका जो पूर्व पद होता है ना, वो क्या होता है, ऐसे होता है प्रतिदिन, है ना। प्रतिदिन यानी उसमें उपसर्ग लगा होता है, जो पूर्व पद होता है वो उपसर्ग वाला होता है ना। जब पहला शब्द अव्यय हो, अव्यय इसका कुछ अर्थ ही ना निकलता हो, और वहाँ अव्ययीभाव समास होता है। यानी जैसे उदाहरण के लिए लिखिए, यथाशक्ति, यानी शक्ति के अनुसार, उपरयुक्त यानी ऊपर का गया। पहला पद क्या होता है, उपसर्ग का होता है, और दूसरा पद आपका प्रधान होता है। इसमें द्विगु समास में क्या होता है कि जो दो पहिया होते हैं, दो पहिए, यानी पहला पद क्या होता है, संख्यावाचक होता है। मैंने अभी बताया था ऊपर जब आपको बहुव्रीहि से समझाया था, जब पहला शब्द संख्याओं और समूह का बोध कराए तो उसे द्विगु समास कहते हैं। यानी पूरे एक पहला पद होता है वो संख्यावाचक होता है और वो अपने समूह का बोध कराता है। जैसे कि आप देख लीजिए, त्रिलोक यानी तीन लोकों का समूह। चतुर्वेद यानी चार वेदों का समूह। पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय का मतलब पांच इंद्रियों का समूह। इसका ट्रिक यही है कि पहला शब्द संख्यावाची होता है और पूरा शब्द किसी समूह, व्यक्ति, वस्तु का बोध कराए। अब हम 1 मिनट सुपर रिवीजन यानी फास्ट देख लेते हैं। और लगा हो तो वहाँ द्वंद्व समास, काकी के छुपा हो तो वहाँ तत्पुरुष समास, विशेषण प्लस संज्ञा हो तो कर्मधारय, अर्थ बाहर जाए तो बहुव्रीहि है, पहला शब्द अव्यय यानी अव्ययीभाव, पहला शब्द संख्या तो वहाँ द्विगु। अब यहाँ पे बस एक ध्यान देने वाली बात है कि अगर संख्या सिर्फ गिनती बता रही है तो वहाँ द्विगु, और अगर अर्थ किसी तीसरे पर जा रहा है तो वहाँ बहुव्रीहि हो सकता है। तो दोस्तों, आपको क्लास कैसी लगी, एक क्विक रिवीजन कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आगे की क्लास में मिलते हैं, इसमें हिंदी के मैं और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक लाऊंगी, तो चैनल से जुड़ जाइए। धन्यवाद।